नमस्कार। तो बढ़ते हैं आगे हमारे अगले लेक्चर में। तत्व यौगिक मिश्रण हमारा टॉपिक चल रहा था, इसमें 2 लेक्चर हम कर चुके हैं और हम लोग ने इससे पहले मिश्रण की टाइप्स पढ़े थे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। आगे हेडिंग लगाएंगे आप मिश्रण की पृथक्करण की विधियां। हेडिंग लिखिए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो जो भी मिक्सचर है, हो सकता है वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कोई कार्बनिक यौगिक हो, किसी भी टाइप के मिश्रण जो है वो मिश्रण क्या होता है, उसके कितने टाइप है वो हम पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, है ना। जब पूरी तरह से डिजोल्व हो जाए समांगी मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण, जो अलग अलग सेपरेट कर सके। तो उनको सेपरेट करने की टेक्निक्स क्या क्या है, तो सबसे पहला हम देखेंगे फर्स्ट टेक्निक क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम बोलते हैं रवाकरण। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्रिस्टलीकरण या रवाकरण प्रक्रिया। कोई विलयन है, किसी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है, उसको धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में हम उसको ले जाएं, तो ये प्रक्रिया कहलाती है क्रिस्टलाइजेशन। इस विधि द्वारा ठोस अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण को अवयवों या संगठनों का पृथक्करण किया जाता है। इस विधि में मिश्रण को उपयुक्त विलायक में घोलकर गर्म करते हैं, फिर छानते हैं, तत्पश्चात ठंडा करते हैं। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ के रूप में जम जाता है, इसे अलग कर लेते हैं। चीनी व नमक के मिश्रण को, मेन हम इस टेक्निक में किसको सेपरेट करते हैं बता रहे हैं। चीनी व नमक के मिश्रण को इथेल अल्कोहल में घोलकर 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करके इस विधि से सेपरेट कर सकते हैं। और बेसिकली सिंपल वे में अगर हम देखें ना, तो जब हम चीनी का विलेन बनाते हैं, शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जैसे गुलाब जामुन की चाशनी बना रहे हैं हम, है ना। तो अब जब वो चाशनी को बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद जब हम ठंडा कर लेते हैं, तो वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टल में। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण, है ना। तो देखो यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, चीनी व नमक के मिश्रण को इथिल अल्कोहल में घोलकर 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके इस विधि से हम अलग कर सकते हैं। उसी तरह से जो आपका सी वाटर होता है, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने तथा अशुद्ध नमूने से फिटकरी पृथक करने में इस विधि का हम यूज करते हैं। जैसे समुद्र से जो हम नमक निकालते हैं, वो भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम निकालते हैं। उसी तरह से चीनी व नमक के मिश्रण को एथिल अल्कोहल के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये पहला प्रोसेस था क्रिस्टलीकरण। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा टाइप है डिस्टिलेशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आसवन। आसवन क्या होता है, डिस्टिलेशन। यदि किसी मिश्रण में विभिन्न संगठकों के क्वथनांकों, क्वथनांक क्या होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, में पर्याप्त अंतर हो, तो यह विधि प्रयुक्त की जाती है। जैसे मान लीजिए किसी कंटेनर में हमने लिखा ना, यदि किसी मिश्रण में विभिन्न संगठकों के क्वथनांकों में 2 सॉल्यूशन फिल किए और उनके बॉइलिंग पॉइंट में मतलब उनके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस हो, मान लीजिए एक का 50 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, दूसरे का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सफिशिएंट डिफरेंस हो उनके बॉइलिंग पॉइंट में, तो ये विधि हम प्रयुक्त करते हैं। इस विधि में द्रव को हम क्या करते हैं, वेपराइज कर देते हैं, हीट करते हैं, तो जो भी लिक्विड होता है वो वेपराइज हो जाता है, तथा उस वेपर को किसी कंटेनर में भेजकर वहां उसको ठंडा करके और जो भी इंप्योरिटीज होती हैं वो अलग कर लेते हैं। तो डिस्टिल वाटर जो होता है वो इसी क्रम में तैयार किया जाता है। डिस्टिल वाटर किस टेक्निक से बनाते हैं हम, डिस्टिलेशन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं आगे, अगला टेक्निक अगला है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। फ्रैक्शनल, प्रभाजी आसवन, क्या होता है ये, हेडिंग लगाएं आप लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसे मिश्रण जिनके संगठनों के क्वथनांकों में बहुत कम अंतर, कम से कम अंतर हो, तो ये पृथक्करण टेक्निक हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी, 2 टेस्ट ट्यूब मान लें या 2 कंटेनर मान लें, उसमें उन विलयन जो है उनके क्वथनांकों में 10 केल्विन या उससे कम का डिफरेंस हो, है ना। तो 10 केल्विन या उससे कम का डिफरेंस हो, तो ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे यौगिक को सेपरेट करने के लिए, मिश्रण को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करेंगे। जैसे कहां यूज करते हैं, भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, मोम आदि, इस विधि से हम सेपरेट करते हैं जिनकी बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में कम से कम अंतर हो। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कम से कम अंतर का आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक ए है और एक ही है, ये कैपिटल ए हो गया, ये कैपिटल बी हो गया। अब इनके जो इसमें जो भी सॉल्यूशन है उसमें टेम्परेचर में
10 केल्विन, मान लीजिए इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, और इसका 60 डिग्री सेंटीग्रेड या 60 to 65, तो 10 केल्विन या 10 से कम का डिफरेंस हो, है ना, 10 केल्विन 60 मान लीजिए, तो ऐसे कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट, अगला दे रखा है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन नाम से याद रखना है आपको। इस विधि से उन कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो कि जल में अविलेय होते हैं परंतु गर्म करने पर वाष्पशील होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको गर्म करने पर, जो कि जल में तो क्या हो, मतलब जो वाटर इनसॉल्युबल होते, जल में पूरी तरह से घुलनशील नहीं होते, लेकिन जैसे हम उसको गर्म करेंगे तो वो वाष्पशील हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। जैसे मिथाइल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, एथिल अल्कोहल आदि का पृथक्करण इसी टेक्निक से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, अगला टेक्निक। इसमें क्या होता है, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो बिना द्रवित हुए, मतलब ठोस, एक्चुअल में इसका सिंपल मीनिंग ये है, ठोस से डायरेक्ट गैस अवस्था में चले जाए, बीच की द्रव अवस्था में चेंज हुए बगैर वो पदार्थ सब्लिमेशन पदार्थ कहलाते हैं। क्या होता है, देखो, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो बिना द्रवित हुए, देखो बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब गैसीय अवस्था में चले जाए, तो इस पदार्थ को, सॉरी, इस घटना को ऊर्ध्वपतन कहते हैं, सब्लिमेशन। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपतित पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या होता है, इसका सबसे फेमस एग्जांपल हम जानते हैं कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन, एंथ्रेसिन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि। ऐसे पदार्थों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग हम करते हैं। जैसे नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने की में तथा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक करने में इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कहां यूज करते हैं, है ना, हर स्लाइड में लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट, अगला है फिल्ट्रेशन, निस्पंदन। ये क्या होता है, यदि किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ निलंबित हो तो उसे अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग कर दे। कोई लिक्विड है, उसमें कोई सॉलिड पदार्थ डला है, तो उसको अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। निलंबित कणों के अनुसार अलग अलग निस्पंदों या छंत्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे धरती पर जमा जल इस विधि से निस्पंदित होकर पृथ्वी की कई परतों से होता हुआ धरातल के नीचे पहुंच जाता है। प्रयोगशाला में किसी विलयन में प्राप्त अवक्षेप को फिल्टर पेपर द्वारा निस्पंदित करते हैं। जैसे किसी विलायक में कोई ऐसी चीज डाली हमने, विलेय, है ना, या कोई ऐसा विलयन है जिसमें कोई प्रेसिपिटेट बन जाए, अवक्षेप बन जाए, तो एक फिल्टर पेपर लगाकर हम उस अवक्षेप को अलग कर लेते हैं और जो लिक्विड है उसको अलग कर लेते हैं। तो वही बोल रहे हैं, प्रयोगशाला में किसी विलयन में प्राप्त अवक्षेप को फिल्टर पेपर द्वारा निस्पंदित करते हैं, दैट इज फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट, देखो अगली टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी, जिसमें बोलते हैं वर्ण लेखन। हेडिंग लिखें, क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी देखो क्या होता है, किसी मिश्रण के विभिन्न संगठनों की अधिशोषित होने की क्षमता, अधिशोषित का मतलब होता है एडजॉर्प्शन, अलग अलग होती है तथा किसी अधिशोषक वस्तु पर अलग अलग स्तरों पर अधिशोषित होते हैं, फलते पृथक हो जाते हैं। अधिशोषक के रूप में, अधिशोषक का मतलब होता है जो अधिशोषित करता है, मतलब कोई पेपर हो सकता है वो, है ना, जैसे लिख रहा है अधिशोषित कागज, सिलिका की ठोस सतह आदि, जिस पर हम कोई लिक्विड डालें और उसको एब्जॉर्ब नहीं बोला, अधिशोषित कर लें, तो लाल व नीली इंक के मिश्रण को इस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। लाल व नीली इंक के मिश्रण को किस टेक्निक से पृथक करते हैं हम, क्रोमेटोग्राफी। इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले रहते हैं। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट पृथक करने में कहां यूज होता है, देखो नोट कर लेते जाए। डाई में रंगों को पृथक करने में, रक्त से नशीले ड्रग्स को पृथक करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे ब्लड के अंदर कोई ड्रग बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाए, उसको पृथक करने में, डाई से विभिन्न रंगों को पृथक करने में हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अगला है सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण क्या होता है, जब द्रव में मौजूद कण इतने छोटे हों कि उनको छान कर पत्र के छिद्रों को पार कर जाए, इतने छोटे कण हो कि जो भी हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं जिस भी छनित्र से, उसको पार कर जाए उसके छिद्रों को। ऐसे मिश्रणों को जब तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण तो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं ऊपर रह जाते हैं, उसे अपकेंद्रण कहते हैं। मतलब क्या होता है, इसमें
हम भारी कणों को अलग कर लेते हैं और जो भी हल्के कण होते हैं वो उसको इतनी तेजी से रोटेट किया जाता है कि वो ऊपर रह जाते हैं, इसे अपकेंद्रण कहते हैं। कहाँ यूज होता है? प्रयोगशाला में। रक्त, वो हमारे यूरिन की जांच में, ब्लड और यूरिन के टेस्ट में हम कौन से टेक्निक यूज करते हैं? अपकेंद्रण। दूध से क्रीम निकालने में इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे दूध है उससे क्रीम पृथक किस मेथड से करते हैं हम? अपकेंद्रण से। वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से जल निचोड़ने में भी ये टेक्निक यूज में ली जाती है। नेक्स्ट, अगला है अवसादन और निस्तारण, सेडिमेंटेशन एंड डीकैनिटेशन। किसी द्रव में अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण को, कोई द्रव है उसमें अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण को पता करने तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। अब अघुलनशील क्या है? जैसे जल के अंदर मैंने रेत डाल दी है ना, तो रेत नीचे जम जाएगी, पानी ऊपर रह जाएगा, कोई डाइल्यूशन ही नहीं है दोनों का, तो उसको हटाने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं। ऐसे मिश्रण को शांत छोड़ देने पर अघुलनशील पदार्थ के कण नीचे बैठ जाते हैं। भारी कणों के कण नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। ऊपर से द्रव को अलग अलग करना निस्तारण कहलाता है। जैसे मैंने क्या करा, एक बाल्टी थी पानी की और उसके अंदर मैंने रेत डाल दी है ना, तो थोड़ी देर छोड़ दोगे तो जो रेत है, रेत के कण नीचे इकट्ठे होते जाएंगे, भारी कण, पानी ऊपर रह जाएगा, तो पानी को निकालना वो तो हो गया निस्तारण। और रेत जो नीचे बैठी है उस प्रक्रिया को, भारी कणों को नीचे बैठने की प्रक्रिया को क्या कहलाती? अवसादन। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, उपयोग कहां पर यूज है? जल में मिट्टी के मिश्रण को पृथक करने में, तेल व जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके यूज इनके नोट करते जाना। आप आगे देखते हैं। अगली टेक्निक है ऑस्मोसिस, परासरण। क्या होता है? जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयन एक अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग किए गए हों, तो विलायक के अणु झिल्ली को पार कर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। बात समझ में आ गई? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, उसके थ्रू इसका सेपरेशन करते हैं दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन का, एक अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग किए गए हों, तथा विलायक के जो अणु होते हैं, देखो विलयन जो होता है ना, वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास मैंने बोल दिया शुगर सॉल्यूशन है, तो ये शुगर सॉल्यूशन कैसे बना? विलयन कैसे बना? ये जो विलयन है वो बना कैसे? विलयन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक। तो जो विलयन में ज्यादा क्वांटिटी होती है वो होती है विलायक की, और जो मिनिमम क्वांटिटी होती है वो होती है आपकी विलेय की। तो यहां पर देखो, जैसे शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर सॉल्यूशन में ज्यादा क्वांटिटी किसकी होगी? जल की। तो वाटर तो हो गया आपका विलायक, और चीनी जो होगी शुगर, वो होगी आपकी विलेय। ठीक है, विलायक के अणु झिल्ली को पार कर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल, किशमिश के दाने जल में रखने पर फूल जाते हैं। हम किशमिश है उसको पानी में भिगो के गलाएंगे, थोड़ी देर तक रात भर रखेंगे, तो सुबह देखेंगे उसके जो दाने हैं वो जल में रखने पर फूल जाते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? कौन सा प्रोसेस होता है? ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट। फिर आता है विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। जैसे आप जानते हैं घरों में सब जगह आरओ लगा रहता है ना, तो जिसके थ्रू हम पानी को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। यह अशुद्ध जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। आरओ लगाते हैं ना घर पे, क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें जल में विद्यमान अशुद्धियों जैसे विभिन्न खनिज, आयन इत्यादि को अलग करने के लिए विपरीत परासरण प्रक्रिया अपनाते हैं। विपरीत परासरण के लिए परासरण दाब के विरुद्ध दाब सृजित करना पड़ता है। तो प्रमुख विलायक और विलेय कुछ याद रखना है आपको। जैसे विलायक, सर्वोत्तम विलायक क्या होता है? जल होता है। विलेय पदार्थ चीनी हो सकता है, नमक हो सकता है, नौसादर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, लवण हो सकता है। विलायक ईथर है, मोम, तेल, चर्बी विलेय हो सकता है, नेफ्था रबड़ हो सकता है। अल्कोहल अगर विलायक है तो विलेय क्या हो सकते हैं? कपूर, चमड़ा, लाख, आयोडीन, वार्निश, पॉलिश। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 विलायक है तो विलेय हो सकता है वसा, घी, तेल, मोम। कार्बन डाइसल्फाइड विलायक है, फॉस्फोरस गंधक विलेय हो गया। टारपिन का तेल विलायक है, पेंट व रेजिन विलेय होंगे। मेन आपको ये ध्यान रखना है फर्स्ट। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद देखो, गैसों के मिश्रण के कुछ नियम है जो आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है गैसों के मिश्रण के नियम। तो देखो, गैसों के मिश्रण का फर्स्ट नियम है बॉयल का नियम, दूसरा फिर आता है चार्ल्स का नियम, थर्ड आता है गैलुसेक का नियम, है ना।
आदर्श गैस के नियम भी देखेंगे। तो बॉयल का नियम क्या कहता है, साइंटिस्ट के नाम पर है। सबसे पहली बात ये स्टार्टिंग याद रखना है, टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट, स्थिर ताप पर। बॉयल के नियम की बात करें, बॉयल की बात करेंगे, मतलब टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट, स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टेम्परेचर क्या होगा इसमें, बॉयल के नियम में टेम्परेचर होगा कांस्टेंट, और दाब और आयतन के बीच में जो रिलेशन है वो एक दूसरे की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब, गैस है उसकी निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको ध्यान रखना है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V वॉल्यूम, ठीक है। Pv कांस्टेंट, P1 V1 बराबर होता है P2 V2। अगला रूल देखेंगे हम, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स क्या कहता है, बॉयल में तो क्या था, स्थिर हो गया था ताप, और दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। गैसों की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब आयतन ज्यादा तो दाब कम, आयतन कम तो दाब ज्यादा। चार्ल्स का नियम क्या कहता है, स्थिर दाब पर, अब दाब को स्थिर कर दिया और आयतन और टेम्परेचर की बात करेंगे, इस गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अब दाब को स्थिर कर दिया और आयतन और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। V1 T1 इजिकल टू V2 अपॉन T2। अब क्या करना है, दाब स्थिर है, गैसों की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, टेम्परेचर ज्यादा आयतन ज्यादा। नेक्स्ट, गैलुसेक का नियम। गैलुसेक क्या कहता है, पहले बॉयल का नियम में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया है ना, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। चार्ल्स के नियम में हमने दाब को कांस्टेंट किया, टेम्परेचर और आयतन एक दूसरे के समानुपाती। गैलुसेक का नियम क्या कहता है, अब क्या करेंगे, स्थिर आयतन, आयतन को स्थिर कर देंगे। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके टेम्परेचर के ताप के समानुपाती होता है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P अपॉन T नियतांक, तो P1 T1 अपॉन इजिकल टू P2 T2। तो बॉयल का नियम में स्थिर ताप है, दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। चार्ल्स के नियम में स्थिर दाब है, आयतन और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती, और गैलुसेक के नियम में स्थिर आयतन है, टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के समानुपाती। ठीक है, ये नोट कर लेना आप लोग स्लाइड। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला नियम है आवोगाद्रो का नियम, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या होता है आवोगाद्रो का नियम, ताप और दाब की समान परिस्थितियों में, टेम्परेचर और प्रेशर की समान परिस्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, ताप और दाब की समान स्थिति में समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की दूर दूर होते हैं, अणुओं की संख्या जो है, परमाणु दूर दूर होते हैं, अणुओं की जो संख्या है वो समान होती है। जैसे लिख लिया हमने V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यहां V तो आयतन हो गया, एक परिस्थिति में समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की जो संख्या है वो समान होती है। एक मोल गैस में अणुओं की संख्या आवोगाद्रो के संख्या के बराबर होती है। आपसे पूछ लें एक मोल गैस में अणुओं की संख्या कितनी है, तो एक मोल गैस में अणु की संख्या आवोगाद्रो की संख्या के बराबर होती है, जिसका मान होता है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु। ये एक मोल गैस में अणु की संख्या है जो आपको याद रखनी है। एक मोल गैस का मानक ताप इतना होता है 273.15 केल्विन, मानक दाब होता है एक बार पर, आयतन सदैव 22.4 लीटर होता है। ये सारी डेटा में ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आदर्श गैस, ये भी इंपॉर्टेंट है। आदर्श गैस क्या होती है, अब एक आइडियल गैस की एक परिभाषा क्या होगी, ऐसी गैस है एक गैस जो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसेक व आवोगाद्रो के नियम को पूर्णतः पालन करती है, तो वो आइडियल गैस होगी। जो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसेक का नियम, आदर्श गैस आवोगाद्रो के नियम का पालन करती है, तो वो गैस आदर्श गैस कहलाती है। ये गैसें काल्पनिक है। आदर्श गैस समीकरण आपको याद रखेंगे, बॉयल, चार्ल्स, गैलुसेक, आवोगाद्रो नियम के अकॉर्डिंग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, PV इजिकल टू NRT। ये आपको ध्यान रखना है, या PV इजिकल टू NRT या RNT लिख सकते हैं। R गैस नियतांक है जिसका मान ये होता है।
तो आदर्श गैस का जो नियम है वो तो आप जानते हैं, जो बॉयल गैस अवोगाद्रो नियमों का पालन करे। आदर्श गैस समीकरण जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है, पीवी इज इक्वल टू, ये याद रख लो, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। एन का मतलब आप जानते हैं, है ना, अणुओं की संख्या, आर गैस नियतांक है, टी टेम्परेचर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है कि किसी भी अक्रियाशील गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। किसी भी अक्रियाशील गैसों, कोई मिश्रण है गैसों का जो कि आपस में रिएक्ट नहीं कर रही, उनके मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो हम कुल दाब को ऐसे बता सकते हैं, P इक्वल टू आंशिक दाब क्या हो गया, P1 P2 P3 जितना भी चलता जा रहा है। तो किसी भी अक्रियाशील गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। अगला है ग्राम का गैसीय विसरण का नियम। किसी गैस के विसरण की दर, विसरण क्या होता है, फैलना, उसके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। विसरण की दर उसके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती थी। m बराबर मोलर द्रव्यमान। ग्राम के विसरण नियम के प्रयोग से समस्थानिकों को अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। ये सारे इनके नियम है, रूल है। मेन आपको इसमें बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसेक का नियम और आवोगाद्रो और आदर्श गैस, ये याद रखना है मेन आपको, है ना। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स लिखने हैं हमें। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है बच्चों, ऑक्सीजन। और सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, एस्टेटिन। आपसे पूछ लें कि भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन, सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला एस्टेटिन। भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु एल्यूमिनियम, कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे पूछ लें सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम। सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे नोट कर लेना, इसको याद भी रखना है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। देखो दोनों बातें अलग अलग होगी। भूपटल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन सा हो गया तत्व, ऑक्सीजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन। भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम। मानव शरीर में विभिन्न तत्वों का प्रतिशतता का क्रम, तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या क्या होती है, ऑक्सीजन होती है 65%, फिर कार्बन 18%, फिर हाइड्रोजन 10%, फिर नाइट्रोजन 3%, फिर कैल्शियम 2%। ये सारे ऑर्डर है, मेन आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गर्मियों में घड़े में पानी ठंडा रहता है क्योंकि घड़े की सतह पर उपस्थित नन्हे छिद्रों से जल का वाष्पन होता रहता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में आवश्यक ऊर्जा जल द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जिसके इसका तापमान गिर जाता है, घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। आपसे पूछ लें कि गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है, क्यों होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया की दूर वाष्पीकरण प्रक्रिया में आवश्यक ऊर्जा किससे मिलती है, हमें जल द्वारा। बहुत ठंडे पानी या बर्फ से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर आपने देखा होगा, हमने फ्रिज से बोतल निकाली और ग्लास में पानी भरा, तो क्या होता है, ठंडे पानी की वजह से जो आपका ग्लास है उसकी बाहरी सतह पर क्या होता जाता है, जल की बूंदें नजर आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वायु में उपस्थित जलवाष्प जब बर्फीले जल से भरे ग्लास के संपर्क में आती है, जो भी एयर में जो भी वेपर है वो जब भी बर्फ से भरे ग्लास के संपर्क में आती है तो अपनी ऊर्जा खोकर द्रव जल में परिवर्तित हो जाती है, अतः हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। ये उसका रीजन होता है, पूछ लिया जाता है, तो आप बताएंगे क्या, क्योंकि वायु में उपस्थित जो भी वाटर वेपर है वो जब आपके आइस के कांटेक्ट में आती है, जल से भरे ग्लास के कांटेक्ट में आती है, तो अपनी ऊर्जा खोकर वाटर में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जल की बूंदों के रूप में हमें ग्लास के चारों ओर नजर आती है। आगे बढ़ते हैं। गर्मियों में सूती कपड़े ठंडक का एहसास कराते हैं क्योंकि सूती कपड़ा कॉटन अच्छा अवशोषक होने के कारण जल के वाष्पीकरण के लिए अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल उपलब्ध कराता है। क्योंकि वाष्पीकरण में आवश्यक ऊर्जा हमारे शरीर द्वारा ली जाती है, तो हम इन कपड़ों में राहत महसूस करते हैं। बोलते हैं ना गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तेज धूप में वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। जब थोड़ा सा नेल पॉलिश रिमूवर या स्प्रिट हथेली पर रखते हैं तो हम ठंडा अनुभव करते हैं क्योंकि रिमूवर या स्प्रिट हमारे हाथ से वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा ले लेता है, वेपराइज होता है ना, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे स्प्रिट रखा मैंने हाथ में या नेल पॉलिश रिमूवर रहा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो जल्दी से क्या हो जाता है, वो वाष्पीकृत हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है उसमें,
क्योंकि रिमूवर स्पीड हमारे हाथ से वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा ले लेते हैं, इसलिए हमें क्या होता है, ठंडा अनुभव होता है। पदार्थों में ऊर्जा, आयतन व क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, सबसे ज्यादा गैसीय अवस्था क्रियाशील होती है, फिर द्रव अवस्था, फिर ठोस अवस्था। पदार्थों में घनत्व स्थायित्वता का क्रम क्या होता है, सबसे क्रियाशीलता सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैस, क्योंकि मॉलिक्यूल इसमें दूर दूर होते हैं, जल्दी से रिएक्ट कर लेता है। और घनत्व का क्रम सबसे ज्यादा ठोस, फिर द्रव, फिर होती है आपकी गैसेस टी। उसके बाद लास्ट हम देखेंगे मिश्रण और यौगिक में अंतर। ये सारी डिटेल हमने पढ़ी, और यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है देखो। तो मिश्रण जो होता है, मिश्रण से इसके अवयव पदार्थों को भौतिक विधियों जैसे छानना, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन आदि से पृथक किया जा सकता है। यौगिक से इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा हम पृथक नहीं कर सकते हैं। मिश्रण में इसके अवयव पदार्थों के सभी गुणधर्म पाए जाते हैं, बल्कि यौगिक के गुणधर्म इसके अवयव पदार्थों से क्या होता है, भिन्न होते हैं। मिश्रण का संगठन अनिश्चित होता है, जबकि यौगिक का संगठन निश्चित होता है। मिश्रण का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, घनत्व अनिश्चित होता है। यौगिक का गलनांक, क्वथनांक, घनत्व निश्चित होता है। मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता, जबकि यौगिक का एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है। तो ये हम लोगों ने मिश्रण, यौगिक की पूरी डिटेलिंग, उनकी पृथक्करण की विधियां, है ना, और उनके क्या क्या उपयोग हैं उन विधियों के, है ना, वो सारी डिटेल हम लोगों ने देख ली है। मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, इसका थोड़ा सा पार्ट और बच रहा है, इसमें हम थोड़ा सा और डिटेलिंग देखेंगे, विलियन, कोलाइडी विलियन, ये सारी डिटेलिंग भी देखेंगे हम। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।